हेलो एवरीवन, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है लॉन्च व्हीकल्स, प्रक्षेपण यान। इन्हें रॉकेट भी कहते हैं। चलिए इसको देखते हैं। देखो, लॉन्च व्हीकल या रॉकेट किसे कहते हैं? तो लॉन्च व्हीकल एक रॉकेट इंजन से संचालित ऐसा वाहन होता है जिसके द्वारा किसी पेलोड को पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की किसी कक्षा में अथवा अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है। ठीक है, कैसे इसको देखते हैं एक बार। देखो, प्रक्षेपण यान या लॉन्च व्हीकल क्या होता है, इसकी एक एक खास बात देखना। सबसे पहली चीज तो ये है कि इसके अंदर रॉकेट इंजन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये आपका प्रक्षेपण यान है तो इसके अंदर रॉकेट इंजन जो है वो यूज किया जाता है। अपन ने पिछली बार बात की थी, रॉकेट इंजन के अंदर प्रणोदक का, प्रोपेलेंट का यूज किया जाता है, जहां से गर्म दाबित गैसें, हीटेड प्रेशराइज्ड गैसेस जो है नीचे की तरफ एमिट होती हैं और जिससे रॉकेट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रस्ट जनरेट होता है और रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ गति करता है। ठीक है, यहाँ पर प्रक्षेपण यान में रॉकेट इंजन लगा होता है और साथ ही साथ में ये क्या चीज लेकर के जाता है, तो ये पेलोड कैरी करता है। ठीक है, पेलोड क्या हो सकते हैं, तो कोई सैटेलाइट हो सकता है, कोई उपकरण, कोई इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस हो सकते हैं जो स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड हो, स्पेस रिसर्च से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज जो हमने यहाँ पर लोड की है वो क्या कहलाएगी, पेलोड कहलाएगी। और उस पेलोड को ये क्या करता है, लॉन्च व्हीकल रॉकेट इंजन द्वारा जो संचालित होता है, यह अर्थ की सरफेस से इसको लॉन्च किया जाएगा और यह अर्थ की किसी कक्षा के अंदर, लो अर्थ ऑर्बिट हो सकती है, वो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट हो सकती है, किसी कक्षा के अंदर, या फिर डीप स्पेस में, आउटर स्पेस में, अंतरिक्ष में इसको स्थापित कर सकता है या अंतरिक्ष तक इसको लेकर के जा सकता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसका डिजाइन जो है उसको समझते हैं। देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर पहले हमारे को थोड़ा इसका वर्किंग और डिजाइन एक बार समझ लेना चाहिए ताकि आगे चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये एक PSLV है जो लॉन्च व्हीकल है। आगे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एक लॉन्च व्हीकल की जनरल जो डिजाइन है उसको हम समझते हैं। देखो, ये एक लॉन्च व्हीकल है। सामान्यतः लॉन्च व्हीकल जो है अगर हम उसका कोई रफ डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस प्रकार का बनता है। ठीक है, जिसके अंदर जो ऊपर वाला ये पोर्शन होता है, यहां पर पेलोड के रूप में सैटेलाइट हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकता है, वो यहाँ पर इक्विप्ड किया जाता है और यहाँ पर उसकी स्टेजेस होती हैं इंजन की। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेज लगी हुई होगी, यहाँ दूसरी हो सकती है, फिर तीसरी हो सकती है, आगे से आगे इस प्रकार की स्टेजेस हो सकती हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये एक स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, ये यहाँ पर आपको सेकंड देखने को मिलेगी, यहाँ आपको ये थर्ड देखने को मिल रही है और यहाँ पर आपको ये फोर्थ स्टेज देखने को मिलेगी। तो ये चार स्टेज होती हैं इसके अंदर। रॉकेट इंजन लगा हुआ होता है। ये चार स्टेज क्या होती हैं, इस चीज को समझते हैं। देखो, क्या होता है कि जब रॉकेट गति करता है, वो हमारे पेलोड या सैटेलाइट को जब लेकर के जा रहा होता है, तो सबसे पहले क्या होगा कि फर्स्ट स्टेज जो इंजन है वो काम करेंगे। फर्स्ट स्टेज रॉकेट इंजन काम करेगा और थ्रस्ट जनरेट करेगा और ऊपर की तरफ रॉकेट गति करेगा। जब यहाँ इसका प्रोपेलेंट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा कि इस स्टेज को सेपरेट कर दिया जाता है, इस स्टेज को हटा दिया जाता है, अलग हो जाती है ये। ठीक है, ये स्टेज अलग हो जाएगी। उसके बाद में अगली स्टेज तुरंत रूप से काम करना शुरू कर देती है और ये थ्रस्ट जनरेट करती है, जिससे ये हमारा जो प्रक्षेपण यान है ऊपर की ओर गति करता है। और जब इसका प्रोपेलेंट खत्म हो जाता है तो ये स्टेज जो है इसे सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में बचती है आपकी ये थर्ड स्टेज। ठीक है, और अब ये थर्ड स्टेज जो है ये इस प्रक्षेपण यान को ऊपर ले जाने का कार्य करती है और जब इसका प्रोपेलेंट पूरा खत्म हो जाता है तो यह स्टेज भी क्या कर दी जाती है, सेपरेट कर दी जाती है। और उसके बाद में बचता है सिर्फ हमारा पेलोड और उसके ऊपर लगी हुई आपकी आउटर जैकेट या हीट शील्ड बाद में अलग हो जाती है। सैटेलाइट जो होता है उसे कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है और उसके बाहर का जो आउटर जैकेट है वो आउटर स्पेस के अंदर स्पेस डेब्रीज, अंतरिक्ष मलबे के रूप में वहीं रह जाता है अथवा एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है वापस से और जल करके नष्ट हो जाता है। और इस प्रकार से क्या होता है कि हमारा सैटेलाइट जो होता है उसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, ये सैटेलाइट था, ये यहाँ पर पहुंचा दिया गया और
इस प्रकार से बाकी जो बच गया वो धीरे धीरे स्टेजेस सेपरेट होती रही और वो स्टेज सेपरेट होकर के और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, वहां पर या तो जल करके नष्ट हो जाती हैं और अगर वो बच जाती हैं तो वो किसी ऐसे निर्जन स्थान पर या कहीं पर ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर जाकर के गिर जाती हैं, जिससे किसी भी प्रकार के जान माल के नुकसान नहीं होता है। ठीक है, अब हम में से कईयों को ये चीज डाउट होगी कि इन्हें अलग क्यों किया जा रहा है, ये क्या चीज हुई। ठीक है, देखो इसे इसलिए अलग किया जाता है, जैसे ही कोई स्टेज जो है वो उसका काम खत्म हो जाता है या उसके अंदर प्रोपेलेंट जो है वो पूरा यूज हो जाता है, तो उस स्टेज को इसलिए सेपरेट कर दिया जाता है क्योंकि यह रॉकेट जो है ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर ये स्टेज जिसका प्रोपेलेंट खत्म हो गया है और अब ये कोई काम नहीं आ रही है, फिर भी यदि इसे ढूंढना पड़ रहा है, तो ये क्या करेगा, बेकार में हमारी वेग को कम करेगा, हमारी कैपेसिटी को कम करेगा। तो इससे अच्छा क्या है, इस स्टेज को हटा ही दिया जाए, पूरा का पूरा इसको हटा दिया, तो इससे क्या होगा कि अब ये हमारे को आगे तक ढूंढनी नहीं पड़ रही। ठीक है, तो ये हल्का हो गया हमारा प्रक्षेपण यान। ठीक है, तो आगे फिर ये स्टेज काम करेगी, सेकंड स्टेज, और जब ये खत्म हो जाएगी तो इसे भी ड्रॉप कर दिया जाएगा और सिर्फ ये बच जाएगा। अब हमारा प्रक्षेपण यान या लॉन्च व्हीकल और हल्का हो गया। ठीक है, और इस प्रकार से आगे जैसे जैसे स्टेजेस यूज होती जाती हैं उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, और लास्ट में जो है वो बचता है सिर्फ और सिर्फ ये। ठीक है, ये यहाँ पर सैटेलाइट होता है जिसके बाहर हीट शील्ड या आउटर जैकेट होता है, लास्ट में जाकर के आउटर जैकेट अलग हो जाता है और हमारा जो सैटेलाइट है उसको उसकी निश्चित कक्षा के अंदर स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये छोटे ब्रीफली आपको जो लॉन्च व्हीकल है उसकी डिजाइन और उसकी जो फंक्शनिंग है वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल्स, प्रक्षेपण यान के प्रकार। देखो प्रक्षेपण यान या लॉन्च व्हीकल जो है इन्हें 3 कैटेगरी के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं। पहला है हिस्टोरिक, दूसरा है ऑपरेशनल और तीसरा है फ्यूचरिस्टिक। ठीक है, हिस्टोरिक वो हैं जिन्हें हम पहले यूज किया करते थे भूतकाल के अंदर, पास्ट में। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, 2 हैं। एक है आपका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV और दूसरा है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV। ठीक है, उसके बाद में दूसरी हम बात करते हैं ऑपरेशनल, जिन्हें हम वर्तमान में यूज कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, वो है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और दूसरा है GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, फिर अगली जो कैटेगरी है वो है फ्यूचरिस्टिक, जिन्हें हम भविष्य के हिसाब से डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, वो अभी निर्माणाधीन है, अंडर डेवलपमेंट है, आगे हम उनको यूज करेंगे। वो कौन कौन से हैं, पहला है RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल और दूसरा है SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अब ऐसा नहीं है देखना कि जब ये बन जाएंगे तो हम इनका यूज करना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इन्हें भी कंटिन्यूसली जब तक इनकी रेलेवेंस बनी रहती है, प्रासंगिकता बनी रहती है, तब तक हम इन्हें यूज करेंगे और अगर हम इनके कोई बेटर वर्जन आगे ले आते हैं देन इन्हें रिटायर कर दिया जाएगा, जैसे SLV और ASLV को किया गया है। अनटिल अनलेस तब तक हम PSLV और GSLV को भी यूज में लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये एक बार आपको बस ब्रीफली आइडिया देने के लिए है। देखो ये सबसे पहले हमारा SLV, फिर उसके बाद ASLV, उसके बाद PSLV, फिर आगे हम इनको डिटेल में आगे देखेंगे GSLV Mark 1, Mark 2 और GSLV Mark 3 जो हमारा सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं SLV की, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, देखो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है SLV, ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है, प्रथम पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। ठीक है, और इसका डेवलपमेंट किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के नेतृत्व के अंदर। इसका फर्स्ट टेस्ट 1979 को किया गया जो कि असफल रहा। उसके बाद में इसका जो सेकंड टेस्ट है वो 1980 में किया गया जो कि सक्सेसफुल रहा। ठीक है, इसके अंदर 4 स्टेज प्रोपेलेंट का यूज किया जाता है और ये चारों की चारों स्टेज कौन सी होती है, सॉलिड होती है। 4 स्टेज के ठोस प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। याद आ रहा है भाई, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी कि ठोस प्रणोदक क्या होता है, सॉलिड प्रोपेलेंट कौन सा यूज किया जाता है, तो वो होता है HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइईन। इसमें फ्यूल यूज होता है HTPB और साथ में ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज होता है अमोनियम परक्लोरेट। ठीक है, तो सॉलिड प्रोपेलेंट, ये चीज ध्यान रखना, 4 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट का इसके अंदर यूज किया गया था। ठीक है, और यह 40 से 50 किलोग्राम के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट तक, निम्न भू कक्षा तक ले जाने में सक्षम था, उसमें केपेबल था। ठीक है, 40 से 50 किलोग्राम का सैटेलाइट कहां तक,
लो अर्थ ऑर्बिट तक। लो अर्थ ऑर्बिट से तात्पर्य है सामान्य रूप से हमने वैसे बात करी थी, टेक्निकली लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो 160 टू 2000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, लेकिन हम यहाँ पर सामान्य जो बात करेंगे वो 300 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक की बात करेंगे, ठीक है, कि वहां तक इसको ले जाने में ये सक्षम था, उससे ऊपर भी ले जा सकता था, बट मेनली वहीं पर यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके द्वारा SLV के द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे वो कौन से थे, तो वो रोहिणी सीरीज के सैटेलाइट थे, ठीक है। चलिए, तो ये SLV के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स थी। अब SLV का एक डायग्राम है उसे देखते हैं। ये इसरो द्वारा SLV जो 1980 के अंदर लॉन्च किया गया था उसकी बात है। इसके अंदर 4 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज किया गया था, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये आपकी हो गई फर्स्ट स्टेज, ठीक है, ये हो गई आपकी सेकंड स्टेज, ये हो गई थर्ड स्टेज और ये हो गई आपकी फोर्थ स्टेज। तो जब फर्स्ट स्टेज यूज हो जाएगी तो वो अलग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में सिर्फ ऊपर ऊपर वाला पोर्शन बचेगा, उसके बाद में सेकंड स्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाएगी, फिर थर्ड ड्रॉप हो जाएगी, देन फोर्थ जो है वो बचेगी और वो यूज की जाएगी, और उसके बाद में वो भी ड्रॉप हो जाएगी, और ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा आपके, तो ये पेलोड को कैरी करने वाला ये पोर्शन बचेगा, और इसके द्वारा पेलोड को अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके SLV के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ASLV। ASLV बोले तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑगमेंटेड का मतलब होता है आवर्धित, ठीक है, जिसको थोड़ा बेटर कर दिया गया हो, ठीक है। तो ये था क्या, बेसिकली ये था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV ही था, लेकिन इसको थोड़ा आवर्धित कर दिया गया, ऑगमेंटेड कर दिया गया, ठीक है। तो ऑगमेंट क्या किया, तो इसके अंदर क्या कर दिया, एक स्टेज बढ़ा दी गई थी, सिर्फ और सिर्फ वो 4 स्टेज था, ये 5 स्टेज हो गया, ठीक है। चलिए इसको देखना शुरू करते हैं। तो ये सेकंड जनरेशन लॉन्च व्हीकल था, दूसरी पीढ़ी के प्रक्षेपण यान थे ये। इनका उपयोग 1987 से 1994 के बीच में किया गया। SLV जो है 87 तक यूज किया था हमने, उसके बाद में 87 में हमने इसको डेवलप कर लिया, तो अब हम इसको यूज कर रहे थे। देखो SLV जो था वो केवल 40 से 50 किलोग्राम के सैटेलाइट को ले जाने में केपेबल था। 40 से 50 किलोग्राम का मतलब ये है भाई, हमारी जो धान की बोरी होती है वही 1 क्विंटल की होती है, तो आधी बोरी सैटेलाइट का वेट, भाई वो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो आपको एक बैटर बनाना ही बनाना था जो थोड़ा भारी, थोड़ा बड़ा सैटेलाइट ले जा सके, ठीक है। यहाँ पर ASLV बनाया गया जो 1987 के अंदर, और 87 से 94 के बीच तक उसने अपनी सर्विसेज दी। इसमें 5 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। सॉलिड प्रोपेलेंट कौन सा, तो वही HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइईन, जिसमें फ्यूल होता है और जिसमें ऑक्सीडाइजर के रूप में अमोनियम परक्लोरेट होती है, और इसमें 5 स्टेज थी, ठीक है। अभी तक हम बात करते आए थे स्टेजेस की, उसी प्रकार से इसमें 5 स्टेज थी। कैसी थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। फिर इसकी कैपेसिटी क्या थी, तो ये 140 टू 150 किलोग्राम, 140 से 150 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम था, ठीक है। देखो वहां पर क्या थी, SLV के अंदर सिर्फ ये था 40 से 50 किलोग्राम, यहाँ पर क्या हो गया, दोनों के आगे एक एक और लग गया, 140 से 150 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट तक ये ले जा सकता था। फिर इसके द्वारा जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए थे वो सैटेलाइट्स कौन से थे, तो वो स्ट्रेच्ड रोहिणी सीरीज के सैटेलाइट्स थे। स्ट्रेच्ड रोहिणी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, SROS। तो SROS सैटेलाइट्स जो हैं, स्ट्रेच्ड रोहिणी सीरीज सैटेलाइट्स, ठीक है, इन्हें ASLV के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। चलिए ये इसका ASLV का डायग्राम है, इसको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर देखो, ये जो आप ASLV देख रहे हो, इसके अंदर ये 5th स्टेज थी, ठीक है, जो नई शामिल की गई थी। ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पर अभी आपको जो मैंने चीज बताई थी कि इसके अंदर मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया था कि स्टेजेस इस प्रकार से होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अमूमन हम ये सोचते हैं कि 5th यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये जो स्टेज है ये यहाँ पर साइड में इंट्रोड्यूस कर दी गई है, ठीक है। तो ये एक स्टेज हो गई फर्स्ट, ये वाली अंदर वाली जो है ये हो गई आपके सेकंड, ये आगे आपके हो गई थर्ड, यहाँ आ जाएगी आपकी फोर्थ, और ये आ जाएगी आपकी 5th, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग इसके अंदर 5 स्टेजेस थी, लेकिन इन सारों के अंदर जो प्रोपेलेंट यूज किया गया था वो कौन सा था, तो ठोस प्रणोदक था, सॉलिड प्रोपेलेंट था, ठीक है। चलिए
अगला हम देखते हैं आपके PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसके बारे में देखें तो सबसे पहली चीज ये कि ये थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल था, तीसरी पीढ़ी के प्रक्षेपण यान थे, और यह इसरो का सबसे मेन लॉन्च व्हीकल है। मेन लॉन्च व्हीकल का मतलब क्या है, तो इसरो ने सबसे ज्यादा जिस लॉन्च व्हीकल को यूज किया है आज तक वो कौन सा है, तो PSLV, ठीक है, जिसको आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, सबसे ज्यादा यूज करते हो, वो क्या कहलाएगा आपका सबसे मेन लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और यह 1994 के अंदर डेवलप कर लिया गया था और तब से लेकर के आज दिन तक ये ऑपरेशनल है, हम इसकी सेवाएं ले रहे हैं, इसके बेटर से बेटर वर्जन हम बनाते जा रहे हैं और उस अकॉर्डिंगली हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर 4 स्टेज प्रोपेलेंट का यूज किया जाता है, 4 स्टेज प्रोपेलेंट, 4 स्टेज प्रणोदक। अब यहाँ पर चीज जो नोट करने की है वो ये है कि इसकी जो 4 स्टेजेस होती हैं वो कौन किस प्रकार से होती हैं, तो वो ऐसी है, ध्यान देना इधर। सबसे पहली जो स्टेज है वो है सॉलिड, देन है लिक्विड, देन है सॉलिड एंड देन अगेन लिक्विड। याद करना, पहले हम जो SLV के अंदर देख रहे थे या ASLV में देख रहे थे वो सारी की सारी क्या थी, सॉलिड थी, ठीक है। यानी कि जिनके अंदर कौन से प्रोपेलेंट को यूज किया जा रहा है, सॉलिड प्रोपेलेंट को, ठोस प्रणोदक को यूज किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सॉलिड है फर्स्ट स्टेज, देन सेकेंड स्टेज लिक्विड है, फिर वापस से थर्ड स्टेज जो है वो सॉलिड है, फिर वापस से फोर्थ स्टेज जो है वो लिक्विड है। अब एक चीज और ध्यान रखना, लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बोला था कि जब हम लिक्विड प्रोपेलेंट की बात कर रहे थे, द्रव प्रणोदक की, तब एक चीज आई थी कि लोअर स्टेज और अपर स्टेज, और मैंने कहा था कि ये क्या लफड़ा है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताएंगे, तो वो आपको यहाँ से समझ में आएगा। देखो ये वाला जो लिक्विड स्टेज है इसे कहा जाता है लोअर स्टेज, और ये वाली जो लिक्विड स्टेज है इसे कहा जाता है अपर लिक्विड स्टेज, ठीक है। तो आपको याद होगा लोअर स्टेज जो था लिक्विड प्रोपेलेंट वो कौन सा था, और अपर स्टेज जो लिक्विड प्रोपेलेंट था वो कौन सा था। तो यहाँ पर कौन सा था, कौन सा यूज किया था हमने, ठीक है, अनसिमेट्रिक डाइमेथिल हाइड्रोजीन, और यहाँ पर हमने कौन सा यूज किया था अपर स्टेज के अंदर, तो MMH मोनोमेथिल हाइड्रोजीन। याद आ रहा है कुछ, ठीक है। तो ये लोअर और अपर वाला कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 स्टेज ठोस प्रणोदक का यूज होता है। पहला होता है आपका ठोस, फिर वापस से आता है द्रव, फिर आता है ठोस, फिर आता है आपका द्रव, और ये अलग अलग सेपरेट होती जाती हैं। और मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि सॉलिड की क्या क्वालिटीज होती हैं और लिक्विड की क्या क्वालिटीज होती हैं, और उन्हीं क्वालिटीज को यूटिलाइज करने के लिए हमने यहाँ पर अलग अलग स्टेज रखी हैं, ठीक है। कि सॉलिड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसके अंदर कंबशन रेट को, हालांकि वो थ्रस्ट बहुत अच्छा जनरेट करता है, लेकिन आप उसको विनियमित नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर लिक्विड के अंदर आप क्या कर सकते हो, उसको कंट्रोल्ड मैनर में यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो PSLV के बारे में आगे बात करते हैं कि इसके अंदर 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स जो हैं उनका उपयोग किया जाता है। 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स क्या होते हैं, अब इस चीज को, कंसेप्ट को समझना। देखो कि अभी तक हमने जो बात करी थी वो ये इस प्रकार से हमने सैटेलाइट की बात की, सॉरी प्रक्षेपण यान की या लॉन्च व्हीकल की बात करी थी, ठीक है, जिसके अंदर इस प्रकार की आपकी अलग अलग स्टेजेस हमने बात करी थी। एक रफ डायग्राम है, रफ आइडिया लेने के लिए। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो हमारे लॉन्च व्हीकल्स होते हैं या रॉकेट्स होते हैं उनके साथ में कुछ इस प्रकार की डिजाइन के कुछ इक्विपमेंट भी अटैच्ड होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से। ये जो साइड में लगे होते हैं इन्हें कहा जाता है स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स। ये बूस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा थ्रस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। कि अगर आपको लंबी दूरी तय करनी है या ज्यादा वेट कैरी करना है, ज्यादा भारी सैटेलाइट लेकर के जाना है, अधिक ऊंचाई तक लेकर के जाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, साथ में बूस्टर्स लगा दोगे जो इसको एक्स्ट्रा थ्रस्ट देते हैं। एक्स्ट्रा थ्रस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, देखो जब सैटेलाइट स्टेशनरी पोजीशन के जब लॉन्च व्हीकल स्टेशनरी पोजीशन में होता है उसके बाद में उसको इतनी स्पीड प्रदान करना कि जिससे वो अर्थ की ग्रेविटी को क्रॉस कर जाए, ऊपर तक चला जाए, और ज्यादा वेट है अगर आपके पास में तो उतने वेट को कैरी कर सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा थ्रस्ट उसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। और अगर आपका जो नॉर्मल इंजन है, ठीक है, अगर वो उसको प्रोवाइड करवाने में केपेबल नहीं है, क्योंकि देखो अब आप इसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते एक लिमिट से ज्यादा, ठीक है, जो आपका बेसिक इंजन्स होते हैं इनका, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर बूस्टर्स को यूज कर सकते हो। और ये बूस्टर्स भी क्या होते हैं, जब इन बूस्टर्स को यूज कर लिया जाता है तो उसके बाद में इनको भी सेपरेट
कर दिया जाता है। जब ये बूस्टर्स का यूज हो जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा, तो इनको सेपरेट कर दिया जाएगा। ये आपकी स्टेज सेपरेट होगी, ठीक है, और इस प्रकार से ये रॉकेट हल्का, आपका प्रक्षेपण यान या रॉकेट हल्का हो जाएगा और आगे ऊपर की तरफ ये गति करने लगेगा, ठीक है। तो ये है आपके स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स। तो ऐसे जो स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स हैं छोटे छोटे, इसके अंदर कितने यूज किए जा सकते हैं, तो वो है 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स इसमें यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर पीएसएलवी के अंदर 6 होंगे, जैसी जरूरत है वैसे यूज किया जाएगा, नमक स्वादानुसार, ठीक है। तो जैसी आपकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स जो हैं उनको यूज करोगे। फिर इसके अंदर जिन इंजन्स का उपयोग किया जाता है तो वो कौन कौन से होते हैं, देखो जो सॉलिड स्टेज के लिए यूज किया जाता है वो इंजन का नाम दिया है इसरो ने S139, ठीक है। और जो लिक्विड स्टेज के अंदर जो इंजन यूज किया जाता है उसका नाम है विकास इंजन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि पीएसएलवी के अंदर जो सॉलिड स्टेट है उसके अंदर जिन इंजन का उपयोग किया जाता है वो है S139, ठीक है। और जो लिक्विड स्टेज के अंदर जो यूज किए जाते हैं इंजन वो है विकास इंजन। तो ये कुछ बेसिक बातें थी पीएसएलवी के बारे में। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक कि पीएसएलवी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पीएसएलवी। पीएसएलवी 3 प्रकार का होता है, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है कोर अलोन, और दूसरा है ग्राउंड स्टैंडर्ड, ग्राउंड या फिर स्टैंडर्ड, और तीसरा है एक्सेल जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा लार्ज। देखो पहला जो टाइप है कोर अलोन, कोर का मतलब होता है जो बेसिक चीज है, ठीक है, जो उसकी फंडामेंटल या बेसिक जो चीज है सिर्फ और सिर्फ वो, ठीक है। हम बोलते हैं कोर वैल्यूज कि कुछ हमारे कुछ आधारभूत सिद्धांत होते हैं, आधारभूत कुछ नियम होते हैं जिन्हें कोर वैल्यूज कहा जाता है, ठीक है। तो जो बेसिक चीज है वो कहलाती है कोर, और अलोन का मतलब है केवल मात्र, सिर्फ वही वो, ठीक है। तो जहां पर सिर्फ बेसिक बेसिक होगा पीएसएलवी का, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो वर्जन पीएसएलवी का कहलाएगा कोर अलोन। इसके अंदर क्या क्या होता है, तो इसके अंदर होता है आपके 4 स्टेज प्रोपेलेंट, 4 स्टेज प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। ये 4 स्टेज वही है सेम जो हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखी थी, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, ठीक है। फिर इसके अंदर किसी भी प्रकार के स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, कोई स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स इसमें यूज नहीं होते, इसीलिए कोर अलोन है, अकेला बस कोर बेसिक स्ट्रक्चर है पीएसएलवी का सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी क्या होती है, तो ये 1100 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट तक, निम्न भूकक्षा तक ले जाने में सक्षम होता है, ठीक है। फिर इसका जो दूसरा टाइप है उसे बोलते हैं ग्राउंड या स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड जो शब्द है इससे अगर आप समझो तो स्टैंडर्ड का मतलब देखो स्टैंडर्ड वर्जन, स्टैंडर्ड वर्जन मतलब कि जो एक सामान्य जो वर्जन होता है उसकी हम बात करते हैं। ये तो कोर अलोन था कि सिर्फ जिसके अंदर आधारभूत चीज होगी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा। ये एक सामान्य वर्जन जो है पीएसएलवी का वो है। इसके अंदर क्या है, तो वो बेसिक चीज तो आएगी, इसमें 4 स्टेज प्रोपेलेंट जो है वो यूज किया जाएगा, सॉलिड लिक्विड, ठीक है। उसके बाद में इसमें 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स जो है उनका उपयोग किया जाता है। बस खास बात क्या है कि वो जो 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स हैं उनमें प्रोपेलेंट कितना होगा, तो वो केवल 9 टन का होगा, ठीक है, कि हर स्ट्रैप ऑन बूस्टर में 9 टन प्रोपेलेंट जो है वो यूज किया जाएगा। अब इस चीज को ध्यान रखना, और ये सारे के सारे सॉलिड प्रोपेलेंट होंगे भाई, ये ध्यान रखना, जो स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स में प्रोपेलेंट यूज किया जा रहा है वो भी सॉलिड है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये 1680 किलोग्राम के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में निम्न भूकक्षा में ले जाने में सक्षम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले वर्जन की पीएसएलवी का तीसरा टाइप, वो है एक्सेल, एक्स्ट्रा लार्ज, नाम अपने आप में बता रहा है, ठीक है। इसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टी तो होगी ही कि 4 स्टेज प्रोपेलेंट है इसमें, सॉलिड लिक्विड। उसके बाद में इसमें 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स हैं जिनमें प्रत्येक स्ट्रैप ऑन बूस्टर में कितना 12 टन सॉलिड प्रोपेलेंट यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें कितना था, केवल 9 था स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है। इसमें क्या है, एक्स्ट्रा है थोड़ा, इसलिए इसको क्या कहा गया है एक्स्ट्रा लार्ज। तो इसमें 12 टन सॉलिड प्रोपेलेंट यूज किया गया है। तो इससे क्या होता है कि इससे और ज्यादा थ्रस्ट जनरेट होगा और लंबे टाइम तक होगा, ठीक है। तो आप ज्यादा भारी सैटेलाइट या ज्यादा जो इक्विपमेंट्स हैं उनको ऊपर अर्थ की ऑर्बिट में ले जा सकते हो, ठीक है। फिर इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो ये 1800 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने में सक्षम है। ये कितने तक का ले जा रहा है, 1680 तक के को, और ये किसको लेके जा रहा है, सिर्फ 1100 तक को, ठीक है। तो इस चीज से आपको एक चीज का आइडिया और लग गया होगा कि भाई स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स जो है वो थ्रस्ट को या कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज कर देते हैं। देखो यहाँ पे कोई स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स यूज नहीं किए गए, तो ये केवल 1100 किलोग्राम को लेके जा रहा है, और जैसे ही आपने स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स यूज कर लिए हैं तो 1680 किलोग्राम के सैटेलाइट तक ये लेके जा रहा है,
ठीक है, और उसके अंदर थोड़ा सा आपने प्रोपेलेंट की मात्रा को बढ़ा दिया है, तो ये कितने को लेके जा रहा है, 1800 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को। चलिए, अब इसके अंदर एक चीज और आपको कभी न कभी ये चीज फील होगी जब आप पढ़ेंगे बहुत सारे PSLVs के बारे में, तो हमने यहाँ पर जो बात करी है वो अमूमन करी है लो अर्थ ऑर्बिट की, आप देखें, ठीक है, कि सारी जगह लो अर्थ ऑर्बिट की, लेकिन मंगलयान जो था हमारा, मार्स मिशन जो था, वो भी PSLV द्वारा कंडक्ट किया गया था, ठीक है। ऐसी बहुत सारे मिशन हैं जो आप ये कह सकते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट से ऊपर तक गए हैं, और फिर भी उसके अंदर हमने यूज किया PSLV। यहाँ पर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ इसकी लो अर्थ ऑर्बिट तक की, तो ये क्या चक्कर है? बात ये है कि जब इसका डेवलपमेंट किया गया PSLV का, तो इसका नाम अपने आप में बता रहा है कि ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। तो हमने मेनली जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं जिन्हें पोलर ऑर्बिट के अंदर हम स्थापित करते हैं, उनके लिए बनाया था, ठीक है, कि भाई ये इतने सैटेलाइट जो हैं उनको लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सके, ये कैपेबिलिटी हमारे को चाहिए थी, ठीक है। ओवर द टाइम हमने क्या किया, इसके अंदर और डेवलपमेंट करते रहे, इसको और इम्प्रोवाइज करते रहे और बेटर वर्जन बनाते रहे, और वो जो बेटर वर्जन है वो और लंबी दूरी तक जाने में सक्षम थे। देखो भाई, सीधी सी बात ये है कि हमारे घर के अंदर बाइक होती है, मोस्टली आप देखेंगे तो स्प्लेंडर या इस तरीके की जो बाइक्स होती हैं बहुत कॉमन होती हैं। अगर गाड़ी की बात करें तो मारुति सुजुकी की जो गाड़ियां हैं, नॉर्मली स्विफ्ट हो गई, अल्टो हो गई, ये बहुत कॉमन होती है, ठीक है। अब स्प्लेंडर जो है वो सिर्फ 2 जनों को अकोमोडेट करने के लिए बनाई गई है कि 2 जने उसके ऊपर बैठेंगे, ड्राइवर और पैसेंजर, ठीक है, सिर्फ 2 जने बैठेंगे उसके ऊपर। लेकिन आपने देखा होगा कि स्प्लेंडर के ऊपर 3 जने तो नॉर्मली हमारे को देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है। और गांव के अंदर जाओगे तो पूरी की पूरी फैमिली उसके ऊपर चल रही होती है, ठीक है। तो है क्या, वो गाड़ी बनाई गई है सिर्फ 2 लोगों के लिए, लेकिन अगर वो मना किया है क्या किसी ने कि 4 जने नहीं बैठ सकते, अगर वो चल रही है बैठा सकते हो तो बैठा लो, कौन मना कर रहा है। मारुति सुजुकी की गाड़ी होती है, ठीक है, अल्टो हो गई, स्विफ्ट हो गई, 5 जनों के लिए होती है वो, और ढंग से बोला जाए तो सिर्फ 4 जने बैठ सकते हैं उसमें। लेकिन अगर आप कभी शादी ब्याह के अंदर जाते हो तब आपने देखा होगा कि मारुति सुजुकी की गाड़ी से 8-9 जने तो कम से कम उतरते हैं, इतना सा डब्बा है वो, और उसमें से 8-9 जने उतर रहे हैं, ठीक है। तो किसी ने मना किया क्या? तो है क्या कि जब इसको डेवलप किया गया था तो अपने एक सर्टेन कैपेसिटी को लेकर के हमने इसको डेवलप किया था, लेकिन अगर ये उससे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसके अंदर दिक्कत क्या है, ठीक है। तो इस चीज को समझना। चलिए, तो ये हमारी बात होगी PSLV के टाइप्स की। अब ये PSLV का एक स्ट्रक्चर है, इस चीज को देखना, आपको शुरुआत में ही मैंने बता दिया था, हालांकि वापस हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये हमारा PSLV है जिसके अंदर ये फर्स्ट स्टेज हो गई, ये सेकंड स्टेज हो जाती है, थर्ड स्टेज, और ये हो गई आपकी फोर्थ स्टेज, ठीक है। तो ये PSLV की 4 स्टेजेस हैं, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, ठीक है। उसके बाद में ये जो चीजें आपको देखने को मिल रही है ये कहलाते हैं स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स। तो इस प्रकार के कितने स्टेप ऑन बूस्टर्स इसमें यूज किए जा सकते हैं? तो 6 स्टेप ऑन बूस्टर्स इसमें यूज किए जा सकते हैं। करना नहीं करना ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, पर इसके अंदर कितने यूज किए जा सकते हैं, ये कितने को अकोमोडेट कर सकता है, तो ये 6 जो स्टेप ऑन बूस्टर्स हैं उनको अकोमोडेट कर सकता है। ये देखो, ये आपको यहाँ पर ये 3 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार के ये हमारे जो नेशनल एम्बलम है उसी की तरह है, यहाँ पर 3 दिखाई दे रहे हैं, वैसे वैसे 3 दूसरी तरफ भी हैं। इस प्रकार से 6 स्टेप ऑन बूस्टर्स जो हैं वो इसके अंदर यूज किए जा सकते हैं। ये हमारा PSLV है। चलिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस, ठीक है, याद आ रहा है आपको, जियो सिंक्रोनस भूतुल्यकालिक, है ना। तो GSLV जो है उसके बारे में बात करें तो ये 4th जनरेशन के लॉन्च व्हीकल हैं, 4थी पीढ़ी के प्रक्षेपण यान है। फिर यह इसरो का सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल है, द मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो। PSLV सबसे ज्यादा यूज में आता है, लेकिन जो हमने सबसे पावरफुल इसरो ने जो बनाया है वो कौन सा बनाया है अभी तक? वो अभी GSLV Mark 3 है, ठीक है। और इसे 2001 में डेवलप किया गया था और उसके बाद से आज तक हम इसको उपयोग में ला रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर 3 स्टेज प्रोपेलेंट जो है उनका उपयोग किया जाता है। 3 स्टेज प्रणोदक। 3 स्टेज प्रणोदक कौन कौन से हैं? तो सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइईन। और लिक्विड के अंदर जो भी आपको यूज करना है, MMH करना है तो वो करो, भले UDMH करना है तो वो करो। और उसके बाद में क्रायोजेनिक स्टेज, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर 3 स्टेजेस यूज की जाती हैं। उसके बाद में इसमें 4 स्टेप ऑन बूस्टर्स जो है उनका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। 4 स्टेप ऑन बूस्टर्स, PSLV में 6 थे, इसमें सिर्फ 4 हैं, ठीक है।
पर ये चीज ध्यान रखना कि पीएसएलवी में स्टेप ऑन बूस्टर्स में जो प्रोपेलेंट यूज किया जा रहा था वो सॉलिड था, जबकि यहाँ पर जो प्रोपेलेंट स्टेप ऑन बूस्टर्स में यूज किया जा रहा है वो कौन सा है, लिक्विड प्रोपेलेंट है। ठीक है, द्रव प्रणोदक का उपयोग किया जाता है स्टेप ऑन बूस्टर्स में इसमें। उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो इंजन यूज किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें जो सॉलिड स्टेट के लिए इंजन यूज किया गया है उसका नाम दिया है इसरो ने S200। ठीक है, ध्यान रखना पीएसएलवी के अंदर था S139, इसमें जो इंजन है वो थोड़ा बेटर है। ठीक है, और ज्यादा कैपेसिटी वाला है, उसका नाम है S200। और लिक्विड इंजन, लिक्विड स्टेज के लिए जो इसमें इंजन यूज किया गया है वो कौन सा है, तो वो विकास इंजन है। और उसके बाद में जो हमने क्रायोजेनिक स्टेज के लिए जो हम यूज करेंगे वो कौन से इंजन है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था CE 7.5 और CE 20, ये इंजन जो है इसरो ने डेवलप किए हैं और इनका हम यूज करेंगे। CE 7.5 का क्या मतलब है, तो इसके अंदर 7.5 टन फ्यूल जो है उसको यूज किया गया है, और CE 20 का मतलब क्या है कि जिसके अंदर 20 टन जो फ्यूल है उसे यूज किया गया है। और ऑब्वियस सी बात है कि CE 20 जो इंजन से लैस जो प्रक्षेपण यान है वो मोस्ट पावरफुल होगा, सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, चलिए ये चीज ध्यान रखना। तो ये बात हुई बेसिक कुछ चीजें हमारे जीएसएलवी के बारे में। अब हम बात करते हैं जीएसएलवी के टाइप्स ऑफ जीएसएलवी। जीएसएलवी भी 3 प्रकार का है। ठीक है, कौन कौन से, तो सबसे पहला है जीएसएलवी मार्क 1, दूसरा है जीएसएलवी मार्क 2 और उसके बाद में है जीएसएलवी मार्क 3। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जीएसएलवी मार्क 1 जो है इसके अंदर हमने तब तक क्रायोजेनिक इंजन डेवलप खुद का नहीं किया था, तब तक हमने क्या किया था, रशिया से जो है वो इंजन ले रहे थे हम। तो इसके अंदर रशियन केवीडी इंजन जो है उसका उपयोग किया गया था और इसमें इसकी कैपेसिटी क्या थी, तो ये 1.5 टन तक के सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तक ले जाने में सक्षम था। ये चीज ध्यान रखना भैया, अपन ने जीटीओ की बात करी थी। ठीक है, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, वो तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा, वहां तक कितने को ले जा सकता है, 1.5 टन के सैटेलाइट को वहां तक ले जा सकता है। ये चीज ध्यान रखना, 1.5 टन का मतलब कितना हो गया, 1500 किलोग्राम। और हमारा पीएसएलवी जो था वो कितने लेके जा रहा था, 1100 किलोग्राम, 1680 और उसके बाद में 1800। ठीक है, तो ये 1500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को जीटीओ तक, जीटीओ बहुत ऊपर होती है भाई, ये चीज ध्यान रखना, हमने बात करी थी 35,786 किलोमीटर इस हाइट पर होती है हमारी भू स्थिर कक्षा या फिर भू तुल्यकालिक कक्षा, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, और उससे थोड़ा सा नीचे होती है जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, वहां तक ले जा सकता है ये। उसके बाद जीएसएलवी मार्क 2 की बात करते हैं, तो इसके अंदर हमने जो स्वदेशी निर्मित है इंडिजिनसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन CE 7.5 उसका उपयोग किया है। इसकी कैपेसिटी क्या है, तो ये 2.5 टन तक के सैटेलाइट को, 2 से 2.5 टन तक के सैटेलाइट को जीटीओ तक ले जा सकता है। और अगर बात करें एलईओ की, लो अर्थ ऑर्बिट की, तो वहां पे ये 5 टन तक के सैटेलाइट को ले जा सकता है। कि अगर आप बात कर रहे हो लो अर्थ ऑर्बिट की, एलईओ की, तो यहाँ तक कितना ले जा सकेगा, ये 5 टन तक का सैटेलाइट ले जाएगा। और अगर आप जीटीओ तक की बात करें, ऊपर तक ले जाना है, तो ये 2.5 टन तक का सैटेलाइट जो है या उतना वेट या पेलोड ले जा सकेगा। फिर बात करते हैं इंडिया के सबसे पावरफुल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, वो है जीएसएलवी मार्क 3, जिसके अंदर कौन सा इंजन यूज किया गया है, तो वो है CE 20 क्रायोजेनिक इंजन 20, जो सबसे पावरफुल क्रायोजेनिक इंजन है। ठीक है, इसका उपयोग किया गया है। इसकी कैपेसिटी क्या है, तो ये 4 से 4.5 टन तक के सैटेलाइट को कहां तक ले जा सकता है, जीटीओ तक ले जा सकता है, 4 से 4.5 टन तक का सैटेलाइट। ठीक है, बहुत हैवी वेट सैटेलाइट्स होते हैं ये। और उसके बाद में अगर हम एलईओ की बात करें, तो ये 10 टन तक के सैटेलाइट को कहां तक ले जा सकता है, एलईओ तक। कि अगर एलईओ की बात करें तो ये 10 टन तक का ले जा सकता है, और अगर हम ऊपर तक की बात करें तो ये कितना ले जा सकता है, 4 से 4.5 टन तक का सैटेलाइट वहां तक ले जा सकता है। तो ये क्या है, ये जीएसएलवी के प्रकार हैं 3, जीएसएलवी मार्क 1, जीएसएलवी मार्क 2 और जीएसएलवी मार्क 3। जीएसएलवी मार्क 3 जो है वो इंडिया का या इसरो का सबसे पावरफुल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, चलिए अब ये डायग्राम देखना, ये है हमारा जीएसएलवी। इसके डायग्राम में थोड़ी सी चीज समझने की है, वो ये कि देखो यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये और ये आपकी सॉलिड स्टेज है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना भाई। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी बीच में, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रही है, ये लिक्विड स्टेज है। और ये जो साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं,
जो आपको लग रहा होगा कि स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स हैं, ये लेकिन ये स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये सॉलिड स्टेज है। देखो स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स जो होते हैं ना, वो छोटे होते हैं साइज के अंदर, इतने इतने से होते हैं सिर्फ, वो इतने बड़े पूरे इंजन के बराबर नहीं होते, ये अलग से इंजन है, ठीक है। तो ये सॉलिड स्टेज हैं ये दोनों की दोनों, और ये है हमारी लिक्विड स्टेज और ये है हमारी सॉलिड स्टेज, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर ये जो आती है, ये है हमारी क्रायोजेनिक स्टेज। ये CE 7.5 हो सकता है या फिर CE 20, कोई सा भी इंजन हो सकता है, ठीक है। तो बस इस चीज को ध्यान रखना कि यहाँ पे इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि ये स्टेप ऑन बूस्टर्स हैं या फिर ये अलग से सॉलिड स्टेज है, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पर देखो, ये डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा कि जस्ट हमारे GSLV ने ये लिफ्ट ऑफ किया है, ये ऊपर उठना शुरू हुआ है, और यहाँ पर आप देख रहे होगे ये जो बीच वाला इंजन जो है ये काम नहीं कर रहा है अभी सिर्फ और सिर्फ कौन से काम कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला काम कर रहे हैं। दोनों के दोनों कौन से हैं, सॉलिड स्टेज वाले हैं, जो बहुत ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये थ्रस्ट जनरेट करेंगे और उसके बाद में इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाएगा, और उसके बाद में ये जो बीच वाला है लिक्विड स्टेज ये काम करना शुरू करेगी, और उसके बाद में इसको भी सेपरेट कर दिया जाएगा, और उसके बाद में ये जो हमारी क्रायोजेनिक स्टेज है ये काम करना शुरू करेगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से GSLV है। चलिए, तो अभी तक हमने देख लिए हैं SLV, ASLV, PSLV और GSLV। अब हम बात करते हैं हमारे जो भविष्य के प्रक्षेपण यान है जो अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है। उनके अंदर सबसे पहला है हमारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV। RLV जो है नाम से अपने आप में इससे पता चल रहा है आपको, रीयूजेबल, जिसे बार बार यूज में किया जा सकता हो। देखो अब इस चीज को समझो कि चक्कर क्या है कि जो हमारे ट्रेडिशनली जो हम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स या लॉन्च व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, जैसे PSLV हो गया, GSLV हो गया, या उससे पहले जो हम यूज कर रहे थे, इनके साथ एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि जो आपने अभी तक देखा होगा इस चीज को कि था क्या, ये आपका लॉन्च व्हीकल है, इसमें क्या होता था, अलग अलग स्टेजेस होती थी, और वो स्टेजेस क्या होती थी, जैसे ये फर्स्ट स्टेज हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो जैसे ही पहली वाली यूज हुई, इसका प्रोपेलेंट खत्म हुआ, इसको सेपरेट कर दिया गया, ठीक है, ये जाकर के नीचे समुद्र में गिर गया। उसके बाद में सेकंड को सेपरेट कर दिया गया, पीछे जो बचा वो ऊपर जा रहा है, फिर थर्ड को कर दिया गया, फिर जो पीछे बचा वो ऊपर जा रहा है, फिर फोर्थ को कर दिया गया। समझ रहे हो चीज को, इस तरीके से लास्ट में जाते जाते सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, वो बचता है हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ ये एक पोर्शन जो पेलोड को कैरी कर रहा है, और ये क्या करता है, एंड में जाकर के पूरा का पूरा ओपन हो जाता है, और सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित करके और खुद वहीं पे वापस नीचे आकर के नष्ट हो जाएगा, या फिर वो वहीं पर स्पेस डेब्रिस के रूप में रहेगा। कुल मिलाकर के वापस आपके हाथ में या पृथ्वी पर कुछ नहीं आता है। जो लॉन्च व्हीकल आपने यूज किया था वो सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज हुआ, और वो जाकर के क्या हो गया, शहीद हो गया, ठीक है। उसने सैटेलाइट को वहां तक जगह तक पहुंचा दिया और खुद क्या हो गया, शहीद हो गया। तो आप उसको वापस यूज नहीं कर पा रहे हो। अब आपको अगर कोई दूसरा सैटेलाइट या दूसरी कोई चीजें या दूसरा मिशन को कुछ करना है, तो आपको नया लॉन्च व्हीकल ही बनाना पड़ेगा। इसीलिए आप नंबरिंग देखते होगे कि PSLV C27, PSLV C49, 47, इस तरीके के C51। तो ये क्या है, ये जो एक बार आपने लॉन्च व्हीकल यूज कर लिया वो वापस तो आया नहीं, तो अगला नया जो बनाया जा रहा है उसकी बात होती है, ठीक है। इससे दिक्कत क्या आती है, इससे दिक्कत ये आती है कि आपके प्रक्षेपण की लागत बढ़ जाती है, जो लॉन्च की आपकी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको वापस से पूरा तामझाम बनाना पड़ेगा, पूरा का पूरा, ठीक है। आपकी लागत बढ़ जाएगी, आपका टाइम बढ़ जाएगा, पूरा का पूरा ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ में आपके मानव मिशन जो है वो भी संभव नहीं हो पाते हैं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये तो वहां तक पहुंचा तो आया, अब आपने अगर इसके अंदर ह्यूमंस को बिठा करके भेज दिया, खुदा न खास्ता आपने भेज भी दिया जैसे तैसे, ठीक है, वहां तक इनको पहुंचा तो दिया, वापस कैसे लेके आओगे, ठीक है। तो ये वहां से वो कतन जंप तो लगाने से रहे, चलो नीचे कोई हीरो है वो उसको कैच तो करेगा नहीं, ठीक है, तो वो पहले ही मर जाएंगे। तो इस प्रकार से मैन्ड मिशन जो है, मानव मिशन, वो संभव नहीं हो पाते। तो अब इसका कुछ सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या निकाला गया, तो सोल्यूशन है इसका RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। एक ऐसा व्हीकल, ऐसा प्रक्षेपण यान डेवलप किया जाए जिसको आप बार बार यूज कर सको, ठीक है। बार बार यूज कैसे कर सको,
देखो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग है जयपुर के अंदर, आप स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ते हो, आप अपने घर से चले स्प्रिंग बोर्ड के लिए बाइक से या कार से आप चले, ठीक है। पहले हम बात करते हैं हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है पीएसएलवी या जीएसएलवी का, उस तरीके से आप अपनी गाड़ी लेकर के चले और आप आए स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग तक, और उसके बाद में आपका प्रक्षेपण यान हो गया नष्ट, यानी कि आपकी गाड़ी या बाइक जो वो हो जाए नष्ट। अब आप आ तो गए, अब आप वापस घर कैसे जाओगे? तो एक तो ये रिस्क। दूसरा, अगर मान लो जैसे तैसे आप पहुंच भी गए, वापस पहुंच गए, अगले दिन जब आपको वापस कोचिंग आना है तो क्या करोगे? नई गाड़ी बनाओगे, नई गाड़ी खरीद करके लेकर के आओगे, कितनी बार बना लोगे, कितनी बार खरीद लोगे? समझ रहे हो आप चीज को? तो हो क्या रहा है, यहाँ पर कॉस्टिंग बढ़ रही है, मैन्ड मिशन पॉसिबल नहीं हो पा रहे। तो वहीं पर आप क्या करो कि आप एक ऐसा व्हीकल डेवलप करो जिसके अंदर आप क्या करो कि आप आए स्प्रिंग बोर्ड, वापस स्प्रिंग बोर्ड से घर चले जाओ, ठीक है, और ये प्रोसेस चलती रहे। अब आपका अगर बीच में बस आपको क्या करना है, आप आए कोचिंग से वापस घर गए, और बस आपको एक चीज इंश्योर करनी है कि जब भी आप घर से निकलोगे तो आपको स्प्रिंग बोर्ड जाना है, तो आप बस इतना सा देखोगे कि क्या गाड़ी के अंदर फ्यूल, और अगर हम रॉकेट के केस में बात करें तो प्रोपेलेंट क्या पूरा या सफिशिएंट है कि नहीं है। अगर आपने प्रोपेलेंट उसके अंदर सफिशिएंट वापस रिफ्यूल कर दिया है, वापस भर दिया है, उसकी टंकी वापस भर दी है, तो फिर उसको यूज कर लो, फिर जैसे टंकी खाली हो फिर यूज कर लो। समझ लो चीज को? तो बेसिक कंसेप्ट ये वहीं से निकल करके आता है। देखो आरएलवी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है वो एक ऐसा लॉन्चिंग व्हीकल है जो पेलोड को अंतरिक्ष में, स्पेस में लॉन्च करने के बाद में वापस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, ठीक है, कि वो वापस से यहाँ पर नष्ट नहीं हो जाएगा पीछे बचा हुआ, वो वापस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, नीचे की तरफ आएगा, और जब वो नीचे आएगा तो उस वक्त एटमॉस्फेयर के अंदर फ्रिक्शन के कारण, जो वहां पर एयर है उसके कारण जो फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, उससे बहुत ही हाई प्रेशर की और हीट की कंडीशंस क्रिएट होंगी, उच्च ताप और दाब की परिस्थितियां जो है वो जनरेट होंगी, और ये उन कंडीशंस को विथस्टैंड करते हुए, उनको झेलते हुए अगर वापस पृथ्वी पर अपने लक्षित स्थान पर, टारगेटेड लोकेशन पर आकर के लैंड कर जाता है, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप वापस इसको रिफ्यूल करोगे और फिर से यूज कर लोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आरएलवी एक ऐसा लॉन्चिंग व्हीकल है जो पेलोड को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के बाद में वापस पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करेगा और बिना नष्ट हुए उच्च ताप और दाब की परिस्थितियों को टॉलरेट करते हुए, उनको विथस्टैंड करते हुए टारगेटेड लोकेशन पर लैंड कर जाएगा। आप उसको वापस से वहां से कलेक्ट कर लोगे और फिर वापस से उसको यूज कर लोगे, ठीक है। कैसे करेगा आगे हम इस चीज को देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आरएलवी को एक से ज्यादा बार, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके मानव मिशन जो है वो भी संभव हो पाएंगे कि आप उनको लेकर के गए और उनको आप वापस ला भी रहे हो, ठीक है, और आपके प्रक्षेपण की लागत जो है, कॉस्टिंग जो है वो भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका वापस आपको उसको रिफ्यूल करना है और अगेन आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखना इसके बारे में कि इसरो ने 2016 के अंदर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है वो खुद का डेवलप कर लिया, जिसका उन्होंने नाम रखा था रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, ठीक है। कि हमने एक बार का जो ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की जो टेक्नोलॉजी है ये हमने विकसित कर ली है, और इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने जो व्हीकल बनाया था उसका नाम हमने रखा था RLV-TD, ठीक है। तो RLV-TD का हमने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया 2016 के अंदर, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, ठीक है। और इसके अंदर जो RLV है, RLV-TD है या रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होते हैं, इनके अंदर स्क्रैमजेट इंजन जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है, देखो बहुत तरीके के एयरक्राफ्ट और रॉकेट इंजन जो होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं भाई, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट इंजन की अगर हम बात करें तो उनके अंदर टर्बोफैन, टर्बोजेट इंजन होते हैं, रैमजेट इंजन होता है, और उससे एडवांस जो आता है वो आता है स्क्रैमजेट इंजन। देखो रैमजेट इंजन जो होता है उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है जिससे ज्यादा वो थ्रस्ट जनरेट नहीं कर सकता, ठीक है। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं। तो उससे ऊपर का थ्रस्ट जनरेट करने के लिए, यानी कि अगर किसी भी एयरक्राफ्ट को या रॉकेट को आपको सुपरसोनिक गति पर लेकर के जाना है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, रैमजेट इंजन वहां पर सफिशिएंट नहीं पड़ता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, रैमजेट इंजन का एक एडवांस्ड वर्जन हमने बनाया है, उसको यूज करते हैं हम, जिसका नाम है स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट बोले तो सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इंजन, ठीक है, सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इंजन। तो रैमजेट इंजन का ये एडवांस्ड वर्जन है। अब यहाँ पर सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है, देखो सोनिक का मतलब होता है ध्वनि की रफ्तार, स्पीड ऑफ साउंड, जिसे हम कहते हैं 1 मैक, ये है आपकी स्पीड ऑफ साउंड,
अगर इससे किसी की स्पीड कम है तो उसे तो कहा जाएगा सबसोनिक, सबसोनिक, ठीक है। और अगर इससे स्पीड किसी की ज्यादा है तो उसे कहा जाएगा सुपरसोनिक। और अगर ये स्पीड 5 गुना तक है, 5 मैक तक है, तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये स्पीड 5 मैक से भी ज्यादा है तो उसे कहा जाता है हाइपरसोनिक, कि जो ध्वनि की गति से बहुत ज्यादा तेज है, 5 गुना से भी ज्यादा तेज है, हाइपरसोनिक, ठीक है। और अगर ध्वनि की गति से 1 गुना से लेकर के 5 गुना तक के बीच में है तो उसे कहा जाता है सुपरसोनिक, और अगर उससे कम है तो उसे कहा जाता है सबसोनिक। तो अगर आपको बहुत ही तीव्र गति के प्रक्षेपण यान बनाने हैं या एयरक्राफ्ट्स बनाने हैं तो उसके अंदर किसका यूज किया जाता है, स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में इसरो ने जो RLV-TD बनाया था, इसके अंदर कुछ टेस्ट जो थे उनको कंडक्ट किया था। ये टेस्ट किस लिए जरूरी थे, तो RLV के लिए जरूरी थे कि भाई आप इसको रीयूजेबल बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। तो उसके अंदर जो कुछ चीजें टेस्ट करी थी हमने, वो क्या थी, एक था हाइपरसोनिक फ्लाइट। हाइपरसोनिक का मतलब मैंने अभी बताया था कि साउंड की स्पीड से 5 गुना से भी ज्यादा तेज जो चीजें होती हैं उन्हें हाइपरसोनिक कहा जाता है। तो जब हमारा प्रक्षेपण यान ऊपर की तरफ बढ़ता है या वापस से जब एटमॉस्फेयर के अंदर आएगा तो उसकी स्पीड हाइपरसोनिक हो जाएगी, तो वो उस हाइपरसोनिक फ्लाइट जो है उस पर विदस्टैंड कर सके, ठीक है, उसको झेल सके उस रफ्तार को, वो हमने चेक किया। दूसरा हमने देखा ऑटोनॉमस लैंडिंग। ऑटोनॉमस लैंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो जिसके अंदर हालांकि उसको ग्राउंड स्टेशन से भी उसकी लैंडिंग को किसी न किसी प्रकार से कंट्रोल या रेगुलेट किया जाएगा, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो उसका खुद का ऑटोनॉमस सिस्टम का होगा, कि वो खुद से भी उसके अंदर कैपेसिटी होगी कि वो खुद को असिस्ट करे उस लैंडिंग के अंदर, ठीक है। तो हमने ऐसे सिस्टम को भी इसके अंदर टेस्ट किया, ऑटोनॉमस लैंडिंग। उसके बाद में तीसरा जो हमने सिस्टम टेस्ट किया इसके अंदर वो था फॉरवर्ड क्रूज फ्लाइट। देखो क्रूज फ्लाइट का मतलब क्या होता है कि ऐसी फ्लाइट, ऐसी जर्नी, ठीक है, ऐसी यात्रा किसी भी हवाई वाहन की कि जिसके अंदर वो सेल्फ प्रोपेल्ड हो और जो खुद को निर्देशित कर सके, अपने डायरेक्शन को, अपनी स्पीड को, दोनों को मैन्यूवर कर सके, उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी हो वो खुद कर सके या जो उसको कंट्रोल कर रहा है वो कर सके, तो वो क्या कहलाता है, आपकी क्रूज, ठीक है। तो फॉरवर्ड क्रूज फ्लाइट, कि आप उसको खुद से कंट्रोल कर सको ग्राउंड स्टेशन से, उस चीज को इसके अंदर टेस्ट किया गया। उसके बाद में है हाइपरसोनिक फ्लाइट यूजिंग एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन। एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन का मतलब क्या है, देखो दो प्रकार के इंजन होते हैं, एक होता है रॉकेट इंजन, एक होता है एयरक्राफ्ट इंजन। रॉकेट इंजन तब काम में आता है जब आप एटमॉस्फेयर से बाहर होते हो। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी इस बारे में, ठीक है, कि वहां पर क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है अवेलेबल तो उसको ऑक्सीजन का जुगाड़ खुद से लेकर के जाना पड़ता है ऑक्सीडाइजर के रूप में। लेकिन जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर गति करते हैं, वहां पे आप एक्स्ट्रा क्यों ढो सामान, जब आपके पास में वातावरण के अंदर ऑक्सीजन पड़ी है तो आप खुद से लेकर जाने की जरूरत नहीं। तो जब ये लॉन्च व्हीकल वातावरण के अंदर गति कर रहा होगा तो उस वक्त ये प्रोपेलेंट का यूज नहीं करके क्या कर ले, ऑक्सीडाइजर का यूज नहीं करके क्या कर ले, एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उसका यूज कर ले, ठीक है, और फिर भी हाइपरसोनिक स्पीड जो है उसको अचीव कर ले। तो इसका भी हमने टेस्टिंग किया था। इसके लिए क्या है, तो स्क्रैमजेट इंजन जो है उसको यूज में इसमें लिया जाता है, ठीक है। तो ये 4 जो टेस्टिंग है वो इसके अंतर्गत की गई थी। चलिए आगे देखते हैं हम कि इसका महत्व क्या है। जो हम RLV बना रहे हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो हम बना रहे हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। देखो इसके अंदर सबसे पहली जो चीज है कि इससे लॉन्चिंग की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। कि पहले क्या हो रहा था, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि पहले क्या हो रहा था कि वो लॉन्च व्हीकल ऊपर जा रहा था और पूरा का पूरा उसकी स्टेजेस सेपरेट होती जा रही थी और वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाता था, एंड में बस आपका सैटेलाइट बचता था और वही काम की चीज है, बाकी आपके पास में हाथ में वापस कुछ नहीं गया, ठीक है। तो वापस से आपको नया का नया प्रक्षेपण यान या लॉन्च व्हीकल बनाना पड़ता था। अब आपको वो नहीं बनाना है, वो आपके पास वापस आ जाएगा। कैसे आएगा वो अगली स्लाइड में हम देखेंगे, बस आप एक बार इस चीज को समझें, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि भाई आपकी कॉस्टिंग जो है वो कम हो जाएगी। दूसरा, फ्रीक्वेंट लॉन्च पॉसिबल होंगी। फ्रीक्वेंट लॉन्च क्यों पॉसिबल होंगी कि भाई वो रीयूजेबल है, वो वापस लैंड किया, आपने उसको रिफ्यूल किया और बस छोटा मोटा आपने टेक्नोलॉजिकल उसके चेकअप्स किए, रूटीन चेकअप, और उसके बाद वापस आप उसको लॉन्च कर सकते हो। अब वो पूरा नया नहीं बनाना पड़ रहा। नया बनाने के अंदर आपको अलग से मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, अलग से ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी पूरी की पूरी प्रोसेस। तो आपका एक क्या होगा कि टाइम बचेगा और फ्रीक्वेंट जो लॉन्च है
वो पॉसिबल हो पाएंगे। उसके बाद में मैन मिशन जो है वो पॉसिबल हो पाएंगे, कि मानव जो है उसको अंतरिक्ष में ले जाना पॉसिबल हो पाएगा कि आप उसको वहां पर ले जा करके बस छोड़ नहीं दोगे मरने के लिए, ठीक है, आप उसको वापस ला भी सकोगे। और वो वहां पर मनुष्य अंतरिक्ष में जाकर के क्या करेगा, तो वो स्पेस एक्सप्लोरेशन का, स्पेस रिसर्च का काम करेगा, और इससे क्या होगा, तो स्पेस रिसर्च जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। मैन मिशन जो है, मानव मिशन जो है वो पॉसिबल हो पाएंगे। जैसे हमारा गगनयान जो है, गगनयान मिशन है, करंटली हॉट टॉपिक है ये। देखो गगनयान हो गया, नाविक हो गया, स्टारलिंक प्रोजेक्ट हो गया, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो भी हमारे लेक्चर्स के बीच में आए, इनको हम बाद में सबको ब्रीफली देखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला इसका क्या बेनिफिट है, तो वो ये है कि इससे रेवेन्यू के अंदर इंक्रीमेंट होगा, जो इसरो की आय है उसमें वृद्धि होगी। कैसे होगी भाई, कि हम क्या करेंगे कि बहुत ज्यादा जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च कर सकेंगे, बार बार लॉन्च कर सकेंगे, हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी है, फ्रीक्वेंटली लॉन्च कर सकेंगे, तो हमारे को फॉरेन कस्टमर्स या फॉरेन बिजनेस मिलेगा और हमारे या इसरो के रेवेन्यू के अंदर इजाफा होगा। उसके बाद में अगला जो है, ये स्पेस डेब्रीज की जो समस्या है उसको कम करने में मदद करेगा। कैसे कम करने में मदद करेगा, देखो अभी तक क्या होता था कि जो भी लॉन्च व्हीकल का पोर्शन ऊपर जा रहा था उसमें से कुछ पोर्शन तो वापस पृथ्वी पर आकर के नष्ट हो जाता था, बाकी वही स्पेस डेब्रीज के रूप में, अंतरिक्ष मलबे के रूप में रह जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो ऊपर रह रहा था वो पोर्शन वहां पर रहेगा नहीं, बल्कि वो लॉन्च रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के रूप में वापस पृथ्वी पर आ जाएगा, जिसको आप फिर से यूज करोगे। तो इससे स्पेस डेब्रीज की जो समस्या है वो कम होगी कंपैरेटिवली, ठीक है, खत्म नहीं हो जाएगी पर काफी कम हो जाएगी। उसके बाद में अगली बात करें तो इससे इंडिया और इसरो जो है उसकी तकनीकी क्षेत्र के अंदर, साथ में क्रेडिबिलिटी के अंदर वृद्धि हुई है, ठीक है, कि भाई रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी जो है उसको डेवलप करना अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो हमने अचीव किया है। चलिए तो इस प्रकार से इसके कुछ सिग्निफिकेंस हैं। आगे हम इसकी फंक्शनिंग देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। देखो ये हमारा RLV-TD है जो इसरो ने बनाया है। इसके अंदर आप ये देख रहे होगे ये एक शटल जैसा आपको दिखाई दे रहा है, एयरक्राफ्ट जैसा कुछ पोर्शन दिखाई दे रहा है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है एग्जैक्टली यही है आपका रीयूजेबल पोर्शन, ठीक है ना। बाकी वाला ये जो है ये तो रॉकेट इंजन है, जो स्टेज सेपरेट हो जाएगी बाद में, ये यहाँ से अलग हो जाएगी और बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपका ये रीयूजेबल व्हीकल, जो एंड में जाकर के और सैटेलाइट को वहां पर प्रक्षेपित कर देगा, स्थापित कर देगा और वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। कैसे आएगा वो उस चीज को देखते हैं। देखो ये है लॉन्च बेस जहां से इसको लॉन्च किया जाएगा, जो हमारा काम पर है श्रीहरिकोटा के अंदर है, सार आपको पता होगा वहां पर। तो सार से जब इसको लिफ्ट ऑफ किया जाएगा, प्रक्षेपित किया जाएगा, ये यहाँ से लिफ्ट ऑफ हुआ, उसके बाद में इसका ये जो स्टेज है पूरा का पूरा, ये स्टेज एक लिमिट के बाद में या एक हाइट पर, एल्टीट्यूड पर जाने के बाद में ये सेपरेट हो जाएगी और उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ कौन सी बचेगी, तो ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है इसके अंदर खुद के अंदर इंजन होता है, थ्रस्टर्स होते हैं, सिर्फ वो बचेंगे, वो यूज किया जाएगा। ये देखो यहाँ से ये स्टेज सेपरेट हो गई है, ठीक है, ये वापस आकर के पृथ्वी पर किसी समुद्र में वीरान जगह पर गिर जाएगी, किसी भी प्रकार का कोई जान माल का नुकसान नहीं होगा। और उसके बाद में ये रीयूजेबल व्हीकल जो बचेगा ये ऊपर जाएगा और वहां पर सैटेलाइट को निश्चित कक्षा के अंदर, निश्चित ऑर्बिट के अंदर इजेक्ट कर देगा, स्थापित कर देगा और वहां से वापस जो है ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर, पृथ्वी के वातावरण के अंदर एंटर करेगा और उसके बाद में कंट्रोल्ड मैनर के अंदर धीरे 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 ये नीचे आते हुए वापस जो आपकी एयर स्ट्रिप है, जहां पर भी आपको जो आपकी टारगेटेड लोकेशन है वहां पर ही आकर के और आप लैंड करवा दोगे इसको। समझ गए भी चीज को। और इन केस अगर खुदा न खास्ता किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप उसको क्रैश लैंडिंग करवा सकते हो, कहाँ पे, वो ओशन के अंदर करवा सकते हो, तो किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो ये क्या है, ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है उसका काम है कि बस एंड के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये सामान जो होता था पहले वो सारा का सारा यही स्पेस डेब्रीज के रूप में रह जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, ये वापस नीचे आ जाएगा आपके पास में लॉन्च व्हीकल, जो इसको एग्जैक्टली सैटेलाइट को या किसी भी इक्विपमेंट को कैरी करता है वो नीचे आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये वाला जो स्टेज है, जो प्रोपेलेंट वाली स्टेज है, वो इसके अंदर अटैच करी वापस और फिर से चल रहे भाई, ठीक है, वापस ही गया, अपना काम किया, वापस आया, फिर इसका रूटीन चेकअप किया और अगेन ये प्रोसेस चलती रहेगी। आप इसको बार बार मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो, इसीलिए इसका नाम क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। चलिए ठीक है, तो फ्यूचरिस्टिक के अंदर अगला हम जो देखते हैं वो है आपका SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल नाम अपने आप में बता रहे हैं, छोटे सैटेलाइट्स को जिसके द्वारा लॉन्च किया जा सके, ऐसा कोई लॉन्च व्हीकल, प्रक्षेपण यान। अब इसकी क्यों जरूरत पड़ी, देखो हमारे पास में वर्तमान में है PSLV और GSLV, ठीक है। PSLV के बारे में हमने बात करी थी, भाई PSLV जो है उसके 3 प्रकार हैं, टाइप्स हैं, जिसके अंदर जो सबसे बेसिक था कोर अलोन,
वो 1100 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को ले जा सकता है। अब जब उसकी कैपेसिटी 1100 किलोग्राम की है तो आप क्या करोगे कि भाई आप वेट करोगे कि भाई 1100 किलोग्राम तक की या एटलीस्ट जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना तो वो सामान लेकर के जाए, उतने सैटेलाइट तो वो लेकर के जाए। अगर आपके पास में छोटे, और देखो सैटेलाइट कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं होता है, ठीक है, बड़े सैटेलाइट भी होते हैं, बट मोस्टली जो सैटेलाइट्स होते हैं जो सामान्य रूप से बहुत ज्यादा यूज में आते हैं, वो सैटेलाइट्स का साइज बहुत नॉर्मल होता है और वो बहुत लाइट वेट होते हैं, इतने ज्यादा भारी नहीं होते हैं, ठीक है। इतने हो गए मिनी सैटेलाइट्स, हो गए आपके माइक्रो सैटेलाइट्स, हो गए और नैनो सैटेलाइट्स जो और छोटे छोटे होते हैं। तो इस प्रकार के जो सैटेलाइट्स हैं, जो स्टूडेंट सैटेलाइट्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज द्वारा बनाए जाते हैं, छोटे मोटे आपके दूसरे पर्पजेस के लिए, या मीडिया हाउसेज के कोई सैटेलाइट्स होते हैं, तो इस तरीके के सैटेलाइट्स हैं वो लेकर के जाने हैं। तो पीएसएलवी और जीएसएलवी उसके लिए बहुत भारी चीज हो जाते हैं, बहुत बड़ी चीज हो जाते हैं कि आपको अगर कोई पेंसिल लेने भी जाना है तो आप अगर कार से जा रहे हो, ये चीज वर्थिंग नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो इसके लिए एक ऐसा लॉन्च व्हीकल बनाया जाए जिसके द्वारा आप जो छोटे मोटे सैटेलाइट्स हैं आपके, उनको लॉन्च कर सको। तो ये क्या है, ये इसरो द्वारा अंडर कंस्ट्रक्शन एक बेबी रॉकेट है। बेबी रॉकेट, रॉकेट का मतलब क्या है, प्रक्षेपण यान, ठीक है, लॉन्च व्हीकल। तो ये इसरो द्वारा निर्माणाधीन अभी बनाया जा रहा है, अंडर डेवलपमेंट है भाई ये, ठीक है, बेबी रॉकेट है ये। और बेबी रॉकेट इसको इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये छोटे छोटे जो सैटेलाइट्स हैं उनको कैरी कर सकेगा। अब इसकी क्या खास बातें हैं, खास बातें ये हैं कि इसको 15 दिन के अंदर असेंबल कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली आपको लॉन्च व्हीकल बनाने के अंदर बहुत टाइम लगता है, महीनों महीनों लग जाते हैं, कई बार सालों सालों लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसको आप 15 दिन के अंदर असेंबल कर सकते हो। और सबसे मजे की चीज ये है कि इसको आप हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल कैसे भी असेंबल कर सकते हो, जबकि पीएसएलवी और जीएसएलवी जो है उनको वर्टिकल ही असेंबल किया जाता है कि इसके ऊपर ला करके दूसरा पोर्शन लगाया जाएगा, देन तीसरा लगाया जाएगा, देन चौथा लगाया जाएगा। जबकि इसको आप हॉरिजेंटल, ये नीचे क्षैतिज रूप से पड़ा है और आप इसको अटैच कर सकते हो और देन आप इसको वर्टिकली यूज कर सकते हो। चलिए, तो इसको 15 दिन में असेंबल किया जा सकता है, बहुत तेजी से इसको असेंबल कर सकते हो, तैयार कर सकते हो आप। दूसरा, ठीक है, ये छोटे छोटे जो सैटेलाइट्स हैं, स्मॉल सैटेलाइट्स, जिन्हें आप माइक्रो या नैनो सैटेलाइट कह सकते हो, उनको 500 किलो तक के जो सैटेलाइट्स हैं उनको लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने में सक्षम है। और 300 किलोग्राम तक के जो सैटेलाइट्स हैं उनको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट यानी कि सूर्य तुल्यकालिक कक्षा तक ले जाने में सक्षम है। ये इसकी कैपेबिलिटी है भी कि ये छोटे छोटे जो सैटेलाइट्स होते हैं, माइक्रो या मिनी सैटेलाइट कह लो आप, नैनो सैटेलाइट्स कह लो, अगर वो 500 किलो तक के हैं तो उनको लो अर्थ ऑर्बिट तक, निम्न भू कक्षा तक, और अगर 300 किलोग्राम तक के सैटेलाइट है तो उनको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तक, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा तक ले जाने में सक्षम है। देखो, ये 500 और 300 किलो की बात करें अपन, जो कि पीएसएलवी बेसिकली शुरू करना ही 1100 से काम करना शुरू करता है, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप पीएसएलवी को यूज नहीं कर सकते, पर पीएसएलवी को यूज करना वहां पर वायबल ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जहां पर आपको सुई की जरूरत है वहां तलवार घुसेड़ने का कोई मतलब नहीं होता है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि अभी तक एक्चुअली ये डेवलप करने की हमको जरूरत क्यों पड़ी, इसको एक एग्जांपल से समझो कि आपने अमूमन गाँव से जो शहर आने वाली बसें हैं उनको देखा होगा कि वो एक्चुअली बस स्टैंड पर खड़ी रहती हैं और जब तक सारी सवारियां नहीं आ जाती हैं, ठीक है, जब तक बस नहीं भर जाती तो वो अमूमन गाड़ी को रवाना नहीं करते, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर वो जल्दी रवाना कर देंगे या आधी गाड़ी लेकर के या उससे भी कम सवारियां अगर लेकर ही जाएंगे तो उनको नुकसान है, फायदे वाली, ये फायदे का सौदा नहीं है, मूर्खता ही है। तो उसी कारण से पीएसएलवी जो 1100 किलोग्राम ले जा सकता है, अब उसमें अगर आप 300 किलोग्राम भेजो तो ये कोई वायबल ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए हमने क्या किया, एक छोटा सा सैटेलाइट बेबी रॉकेट जो अलग से इसरो ने डेवलप कर लिया है। फिर इसकी तीसरी खास बात क्या है, तो ये मल्टीपल ऑर्बिटल ड्रॉप ऑफ जो है ये क्षमता से भी युक्त होगा। मल्टीपल ऑर्बिटल ड्रॉप ऑफ्स का क्या मतलब है कि देखो, यह अलग अलग बहुत सारी ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स को स्थापित करने में सक्षम होगा। जैसे कि भाई एक ये ऑर्बिट है, एक ये ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, ये 300 किलोमीटर पर है मान लो, ये 320 किलोमीटर पर है, ये मान लो 350 किलोमीटर पर है। तो ये इस प्रकार से अलग अलग ऑर्बिट्स है। एक सैटेलाइट को इसने यहाँ पर प्लेस कर दिया, दूसरे सैटेलाइट को इसने यहाँ पर प्लेस कर दिया और तीसरे सैटेलाइट को इसने यहाँ पर प्लेस कर दिया। इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी, ये एक को यहाँ पर लॉन्च कर देगा, दूसरे को यहाँ पर, तीसरे को यहाँ पर, ठीक है, समझ गए। अमूमन क्या होता है कि सैटेलाइट्स को एक ही कक्षा में ले जा करके वहां पर प्रक्षेपित कर दिया जाता है सारों को, पर अपने आप में थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये एसएसएलवी जो है इसके अंदर ये एडवांस टेक्नोलॉजी से युक्त है। ये के अंदर बात करें तो 3 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट का इसके अंदर यूज किया जाएगा, ठीक है। ये 3 स्टेज होंगी प्रोपेलेंट्स की और वो तीनों की तीनों कैसी होंगी, सॉलिड होंगी, एचटीपीबी याद आ रहा है भाई, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका एसएसएलवी, इसके बारे में। फिर
इसका क्या फायदा है, क्या महत्व है इसका, तो इस चीज को समझो। सबसे पहला तो इससे क्या होगा कि प्रक्षेपण की जो कॉस्टिंग है उसमें कमी आएगी, लॉन्च की जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगी। कैसे भाई, अभी तक आप क्या कर रहे थे कि अगर आपके पास में 500 किलोग्राम या 600 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स आए तो भी आपको PSLV यूज करना पड़ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो चीज को। लेकिन अब क्या कर सकते हो, आप SSLV यूज कर सकते हो। तो जहां पर आपको सुई की जरूरत है वहां पर आप तलवार को यूज मत करो, आप सुई को ही यूज करो। तो इससे क्या होगा कि कॉस्टिंग जो है वो कम हो जाएगी एक तो। फिर दूसरा, फ्रीक्वेंट लॉन्च जो है वो पॉसिबल होंगे। फ्रीक्वेंट लॉन्च कैसे पॉसिबल होंगे कि भाई आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अभी तक क्या होता है कि सारे के सारे जब तक कि वो पूरा का पूरा एक कोटा नहीं हो जाता है कि इतने सैटेलाइट नहीं हो जाते मिनिमम, तब तक PSLV को लॉन्च नहीं किया जाता है, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि 300 किलोग्राम तक के सैटेलाइट आ गए चलो PSLV लॉन्च कर दो, ये नहीं। एक सर्टेन सैटेलाइट्स की प्री रिक्वायरमेंट होती है कि इतने तो एटलीस्ट होने ही चाहिए इसके अंदर, तो तब तक बाकी वाले भी रुक करके रहते हैं, उनको भी रोका जाता है कि हाँ भाई करेंगे करेंगे, आपके भी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे करेंगे, ठीक है। जब वो हो जाता है, कोरम पूरा हो जाता है, देन उसको लॉन्च किया जाता है। पर अब क्या करना होगा, अब आपके जैसे ही 300 किलोग्राम तक के हो गए, आपने तुरंत लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो एक तो वेट नहीं करना पड़ रहा है, दूसरा वो छोटा सैटेलाइट है 15 दिन में असेंबल हो जाता है, तो फटाफट से बन जाएगा। फ्रीक्वेंट लॉन्च जो है वो उसके पॉसिबल होंगे, ठीक है। और उसके बाद में इससे क्या होगा, तो इससे इसरो के रेवेन्यू के अंदर इंक्रीमेंट होगा। रेवेन्यू में कैसे बढ़ोतरी होगी, पहली चीज तो खर्चा कम हो जाएगा, PSLV को बनाने का अपने आप का बहुत बड़ा खर्चा है। उसके बाद में आपको अगर मान लो 500 किलोग्राम या 700 किलोग्राम तक का सैटेलाइट अगर वो लेकर के जा रहा है, तो फिर क्या, तो कि जब वो 1100 का लेकर के जा सकता है, ठीक है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा वो कहते हैं लॉस देखना पड़ता है, तो वो आपका एक नुकसान नहीं होगा। और अब आपके पास में बहुत फ्रीक्वेंटली अगर आपके पास SSLV है, तो आपके पास में बहुत सारे जो इंटरनेशनल या फॉरेन के जो कस्टमर्स हैं वो भी आएंगे कि भाई हमारा सैटेलाइट आपको लॉन्च करना है, फटाफट लॉन्च करना है, छोटा सा सैटेलाइट है, नैनो सैटेलाइट या आपका ये मिनी सैटेलाइट है, माइक्रो सैटेलाइट है। तो इससे क्या होगा कि इसरो की और भारत की आय में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के ये था हमारा SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए ये इसका डायग्राम है, ठीक है, ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, बनाया जा रहा है। देखो इसके अंदर ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, और उसके बाद में ये थर्ड स्टेज है। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो आप ऊपर देख रहे हो, ये पेलोड को कैरी करने वाला पोर्शन है, जो ऊपर जाकर के वापस से पूरा ओपन हो जाएगा। हीट शील्ड्स, इसकी आउटर जैकेट सारे हट जाएंगे, और जो सैटेलाइट होगा या जो सैटेलाइट्स होंगे उनको मल्टीपल ऑर्बिट्स में या जिस भी ऑर्बिट में इसको स्थापित करना होगा उसके अंदर ये स्थापित कर देगा। और बस बाकी वाला जो रिमेनिंग है वो सारा का सारा वापस से, ये इसकी और खास बात है कि बाकी जो इसका रिमेनिंग पोर्शन होगा मोस्ट ऑफ जो है वो वापस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगा और स्पेस डेब्रिस के रूप में ऊपर नहीं रहेगा और वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो अब हमने सारे के सारे हमारे लॉन्च व्हीकल्स या फिर प्रक्षेपण यान जो है उनको देख लिया है। कौन कौन से देखे हैं आज, तो कुछ जो हिस्टोरिकली हम यूज करते आ रहे थे SLV और ASLV, फिर जो हम करंटली यूज कर रहे हैं जिनको जो ऑपरेशनल है PSLV, GSLV, और जो अभी हम अंडर डेवलपमेंट है जिन्हें हम डेवलप कर रहे हैं जैसे RLV हो गया और आपका SSLV हो गया, ठीक है। चलिए बाकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।